हेलो, वेलकम टू द गेट वाला। और आज की डेमो क्लास के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे रेक्टिफायर के बारे में। तो रेक्टिफायर एक टॉपिक है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो बच्चों ध्यान रखिए, जब भी हम लोग किसी भी टॉपिक को स्टडी करते हैं तो हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं। पहली बात है कि रेक्टिफायर क्या है, और दूसरा आता है कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर आती है, आपकी रियल वर्ल्ड में इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर आती है। कि अगर आपको पता हो कि रेक्टिफायर कहाँ पर यूज़ में आता है तो हमारे दिमाग के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगा कि ये इसकी एप्लीकेशन इस जगह के ऊपर है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आता हूँ कि व्हाट इज़ द रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर बेसिकली है क्या। तो रेक्टिफायर हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर। बेसिकली द रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट द एसी क्वांटिटी इनटू द डीसी क्वांटिटी। यानी एक ये डिवाइस है जो एसी क्वांटिटी को डीसी क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डीसी क्वांटिटी कहाँ पर यूज़ में आती है। तो ध्यान रखिए, जहाँ पर भी आपको डीसी पावर सप्लाई चाहिए, किसी भी एप्लीकेशन में जहाँ पर आपको डीसी पावर सप्लाई चाहिए, वहाँ पर हम लोग रेक्टिफायर को यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास में एक डीसी मोटर है। अब डीसी मोटर को रन करने के लिए मेरे को डीसी पावर सप्लाई चाहिए। तो डीसी पावर सप्लाई आप कैसे ले सकते हैं, इसके दो तरीके हो सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज, आप एक डीसी जनरेटर को यूज़ करिए। अगर आप डीसी जनरेटर को यूज़ करेंगे तो डीसी जनरेटर आपको डायरेक्ट डीसी पावर सप्लाई देगा। बट नो डाउट डीसी जनरेटर आपको एक अलग चाहिए होगा और उसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन और कम्यूटेशन की प्रॉब्लम रहती है। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि अगर आपके पास में एसी पावर सप्लाई आ रही है, क्योंकि हम लोग सभी अपने घर के अंदर एसी पावर सप्लाई को यूज़ करते हैं, तो अगर कोई ऐसी डिवाइस हो जो एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, फिर हमें अलग से डीसी जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, रेक्टिफायर वही एक डिवाइस है विच कन्वर्ट द एसी क्वांटिटी इनटू द डीसी क्वांटिटी। ये एसी क्वांटिटी को डीसी क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद हम लोग डीसी क्वांटिटी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास में डीसी पावर सप्लाई आ गई तो उसको यूज़ करके मैं डीसी मोटर को रन कर सकता हूँ, ठीक है। या सपोज करिए रेक्टिफायर की एक और एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, वो होता है एचवीडीसी ट्रांसमिशन के अंदर, यानी हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन के अंदर। आपने पावर सिस्टम के अंदर ये रीड किया होगा कि जब भी हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर बल्क पावर को ट्रांसफ़र करते हैं तो डीसी ट्रांसमिशन एसी ट्रांसमिशन से ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है, यानी वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है अगर आपको बल्क पावर ट्रांसमिट करनी हो ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्लियर है। तो देखिए, हम लोग जो पावर जनरेट कर रहे हैं वो तो एसी पावर है। अब हमें डीसी में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, हम लोग रेक्टिफायर यूज़ करेंगे। हमने पावर बनाई है एसी पावर, आपने रेक्टिफायर को यूज़ करके एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आप डीसी पावर को ट्रांसमिट करोगे ओवर द एचवीडीसी लाइन। तो एचवीडीसी एप्लीकेशन के अंदर भी हम लोग यूज़ करते हैं रेक्टिफायर को अंदर। अब देखिए, रेक्टिफायर कितनी तरीके का हो सकता है। तो रेक्टिफायर को मैं यहाँ पर टू पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला रेक्टिफायर हो सकता है मैकेनिकल रेक्टिफायर। फर्स्ट रेक्टिफायर में भी द मैकेनिकल रेक्टिफायर। यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस के इन्वेंशन से पहले, जब डायोड या थायरिस्टर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर को यूज़ करते थे एसी क्वांटिटी को डीसी क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये मैकेनिकल नेचर का रेक्टिफायर है, यानी रोटेटिंग रेक्टिफायर है। हम लोग यहाँ पर एक मोटर और एक जनरेटर के सेट को यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पर मैं एक एसी मोटर और एक डीसी जनरेटर को यूज़ करूँगा। एसी मोटर के अंदर जब आप एसी क्वांटिटी देंगे तो मोटर क्या करता है, वो एसी क्वांटिटी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देगा। इस मैकेनिकल पावर को मैं फर्दर फीड कर रहा हूँ डीसी मोटर के अंदर। अगर आप डीसी जनरेटर के अंदर अगर आप मैकेनिकल पावर को डीसी जनरेटर में फीड करेंगे तो अल्टीमेटली आपको डीसी पावर मिल जाएगी। तो एक एसी मोटर और एक डीसी जनरेटर को यूज़ करके हम लोग एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये वाला मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि दोनों की दोनों मैकेनिकल डिवाइस हैं।
यहाँ पर मैकेनिकल नेचर के लॉस होते हैं, ठीक है। यानी ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट डिवाइस नहीं है, बट नो डाउट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के इन्वेंशन से पहले हम लोग खाली मैकेनिकल रेक्टिफायर को यूज़ करते थे। सेकंड हो सकता है स्टैटिक रेक्टिफायर। अब देखिए स्टैटिक रेक्टिफायर के नाम से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर आप स्टैटिक डिवाइस को यूज़ करेंगे। स्टैटिक सेमीकंडक्टर डिवाइस को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, यानी इसके अंदर किसी भी तरह का मूविंग पार्ट नहीं है, और विदाउट एनी मूविंग पार्ट ये एसी क्वांटिटी को डीसी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकता है। स्टैटिक सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर हम लोग डायोड यूज़ कर सकते हैं, हम लोग थायरिस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम डायोड या थायरिस्टर को लेकर या दोनों को लेकर कोई रेक्टिफायर बनाते हैं, इट इज़ कॉल्ड द स्टैटिक रेक्टिफायर। देखिए अब रेक्टिफायर के बाद नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर। अगर हमारे पास में बहुत सारे रेक्टिफायर है, हम उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो देयर में बी सेवरल वे, बहुत सारे तरीके हैं जिसको यूज़ करके मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ एक रेक्टिफायर को। सो पहला तरीका होता है बेस्ड ऑन द डिवाइस यूज़, यानी कौन सी डिवाइस, कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं किसी भी रेक्टिफायर को। तो बेस्ड ऑन द डिवाइस यूज़ एक रेक्टिफायर या तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हो सकता है, या ये सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर हो सकता है, या फिर ये फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर हो सकता है। कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये अनकंट्रोल्ड, सेमी कंट्रोल्ड या फुल्ली कंट्रोल्ड हो सकता है। सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इज ऑल्सो कॉल्ड द सेमी कन्वर्टर, एंड द फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इज ऑल्सो कॉल्ड द फुल्ली कन्वर्टर। तो देखिए एक एक करके मैं स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंदर। अभी अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या होता है? देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है कि अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। इसका मतलब यहाँ पर मैं आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसको बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया, अनकंट्रोल रेक्टिफायर को बनाने के लिए हम लोग अनकंट्रोल सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ करते हैं, और अनकंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस है डायोड। यानी अगर आप डायोड को यूज़ करके रेक्टिफायर बनाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड द अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का बेसिकली मीनिंग क्या है कि ये एसी क्वांटिटी को डीसी क्वांटिटी में तो कन्वर्ट कर रहा है। आपके पास में जो एसी क्वांटिटी यानी जो पावर सप्लाई है एसी की, वो फिक्स मैग्नीट्यूड की है। तो अगर मेरे पास में एक फिक्स मैग्नीट्यूड का एसी है, फिक्स्ड एसी आपके पास में है, यानी जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, तो आपको आउटपुट डीसी तो मिल जाएगा लेकिन वो फिक्स मैग्नीट्यूड का डीसी मिलेगा। सो ये फिक्स मैग्नीट्यूड के एसी क्वांटिटी को ये फिक्स मैग्नीट्यूड के डीसी क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करता है। यानी आउटपुट की जो एवरेज वोल्टेज है इसको आप यहाँ पर वेरी नहीं कर पाओगे, आउटपुट की एवरेज वोल्टेज यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अगर अनकंट्रोल स्विच को यूज़ करके आप जो रेक्टिफायर बनाते हैं इट इज़ कॉल्ड द अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सेकेंड टाइप का रेक्टिफायर आता है सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर और सेमी कन्वर्टर। सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर इज ऑल्सो कॉल्ड द सेमी कन्वर्टर। सेमी मतलब हाफ कंट्रोल्ड है। हाफ कंट्रोल्ड बनाने के लिए यहां पर आप डायोड और एससीआर दोनों को यूज करेंगे, यानी कोई भी रेक्टिफायर जो डायोड और एससीआर दोनों को मिलाने से बनता है इट इज कॉल्ड द सेमी कन्वर्टर, डायोड प्लस एससीआर। डायोड प्लस एससीआर दोनों को मिलाकर जो रेक्टिफायर बनेगा इट इज कॉल्ड द सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर। अगेन आपके पास में फिक्स मैग्नीट्यूड की एसी सप्लाई है, फिक्स मैग्नीट्यूड की एसी सप्लाई है कि बट यहाँ पर आप एससीआर को यूज़ कर रहे हैं जो सेमी कंट्रोल डिवाइस है, यानी वहाँ पर फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके मैं आउटपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसका मतलब जो आउटपुट पे आपको वोल्टेज मिल रहा है वो वेरिएबल मैग्नीट्यूड का हो सकता है, इट इज़ ए वेरिएबल
डीसी, यानी एवरेज आउटपुट वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड द सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। नेक्स्ट आते हैं फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पे। इसको आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड द फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर है जो सिर्फ और सिर्फ एससीआर को लेके बनाया जाता है। इट इज कॉल्ड द फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। देखिए इसको अगर मैं ब्लॉक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर। फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर के लिए वी आर यूजिंग ओनली एससीआर, खाली थायरिस्टर को लेकर जो रेक्टिफायर बनता है इट इज कॉल्ड द फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। आपके पास में फिक्स मैग्नीट्यूड की एसी सप्लाई है, क्योंकि हम लोग यहां पर एससीआर यूज कर रहे हैं तो ये आपको अगेन वेरिएबल मैग्नीट्यूड की एसी सप्लाई दे देगा, वेरिएबल मैग्नीट्यूड की डीसी सप्लाई दे देगा। यानी आप एवरेज आउटपुट का एवरेज वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जब लोग सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर की बात कर रहे थे तो सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर को यूज़ करके भी आपको वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था और फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर को यूज़ करके भी आपको वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जो सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर होता है ये खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन आपको दे सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन का मीनिंग ये है, जिसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग ये है कि अगर मैं यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पर मैंने ले लिया एवरेज आउटपुट वोल्टेज वाई एक्सेस के ऊपर और एक्स एक्सेस के ऊपर मैंने लिया है एवरेज आउटपुट करंट वी नॉट एंड आई नॉट। इसको जब आप यूज़ करेंगे तो खाली आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन ही देगा, यानी आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज और एवरेज आउटपुट करंट दोनों पॉजिटिव मिलेगा। कभी भी आपको नेगेटिव वोल्टेज और करंट की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब जो आउटपुट पावर होगा इट विल ऑलवेज बी द पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड, और पॉजिटिव का मतलब होता है जो पावर है वो सिर्फ सोर्स से लोड की तरफ ही फ्लो हो रहा है। लेकिन जब हम लोग फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर पे जाते हैं, सपोज फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर को अगर मैं बताऊं तो फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर आपको 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकता है। ये मेरा एवरेज आउटपुट वोल्टेज है और ये एवरेज आउटपुट करंट है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऑपरेशन भी मिल सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट का ऑपरेशन भी मिल सकता है। यानी करंट एवरेज आउटपुट करंट की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ द एससीआर। एससीआर इज ए यूनी डायरेक्शनल डिवाइस, लेकिन आप एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यानी आपको एवरेज आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव भी मिल सकता है और एवरेज आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव भी मिल सकता है। अगर वी नॉट और आई नॉट दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब एवरेज आउटपुट पावर विल बी पॉजिटिव ओनली, यानी पावर फ्लो हो रहा है सोर्स से लोड की तरफ। लेकिन अगर करंट पॉजिटिव है और वोल्टेज नेगेटिव हो गया, इसका मतलब एवरेज आउटपुट पावर आपका नेगेटिव हो गया, यानी पावर अब सोर्स से लोड की तरफ नहीं फ्लो हो रहा है बल्कि पावर फ्लो हो रहा है लोड से सोर्स की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन के अंदर ऑपरेशन इसके अंदर पॉसिबल हो सकता है। तो जब आपको 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन चाहिए देन वी यूज द फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर, और जब आपको सिंगल क्वाड्रेंट ऑपरेशन चाहिए देन वी यूज द सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। चलिए अब दूसरी तरीके पे आते हैं। रेक्टिफायर को एक और तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं और वो क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आउटपुट पल्सेस। यानी जब आपका आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म देख रहे हैं तो सप्लाई वोल्टेज के एक साइकिल के अंदर
आउटपुट वोल्टेज में आपको कितने नंबर ऑफ पल्सेस मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये 1 पल्स रेक्टिफायर हो सकता है, इट मे बी 2 पल्स रेक्टिफायर, या ये 3 पल्स रेक्टिफायर हो सकता है, 6 पल्स हो सकता है, या 12 पल्स हो सकता है, या मल्टीपल्स हो सकता है। हमें देखना है कि सप्लाई वोल्टेज का एक साइकिल के अंदर आउटपुट वोल्टेज में आपको कितने नंबर ऑफ पल्सेस मिल रही हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सपोज करिए अगर हम लोग 1 पल्स रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर मैंने आउटपुट वोल्टेज बनाया सप्लाई वोल्टेज में फॉर्म कर रहा हूँ, देखिए ये आ गया पॉजिटिव साइकिल, उसके बाद ये नेगेटिव साइकिल, फिर वापस से पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो गया। ये मेरा है सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज का वेव फॉर्म है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कितने टाइम के बाद वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल मिलाकर हमें एक टाइम पीरियड मिल गया, उसके बाद वेव फॉर्म अपने आप को वापस से रिपीट कर रहा है। यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये मेरा टाइम पीरियड है सप्लाई वोल्टेज का। सो इट इज ए टाइम पीरियड ऑफ ए सप्लाई वोल्टेज टीएस। क्लियर है? जब आप आउटपुट यहां पर लेंगे तो आउटपुट के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर या एक साइकिल के अंदर खाली आपको एक पल्स ही मिलेगी। यानी अगर मैं आपका आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करता हूं तो आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म इस तरह का आएगा आपको। पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल को आपको नहीं मिलता है, फिर वापस से मिलेगा आपको पॉजिटिव साइकिल। क्लियर है? तो खाली एक टाइम पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड अगर आप यहाँ पर निकालेंगे दोबारा से तो देखिए टाइम पीरियड अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करें अगेन इतने टाइम के बाद वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये आउटपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड हो गया टी नॉट। आप देख रहे हैं आउटपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड और इनपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड सेम है, लेकिन यहाँ पर एक साइकिल के अंदर खाली आपको आउटपुट के अंदर एक ही पल्स मिल रही है। इट इज कॉल्ड द 1 पल्स कन्वर्टर। अगर आप इसको देखें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी नॉट की वैल्यू टी एस के इक्वलेंट है और टाइम पीरियड का जो इनवर्स होता है इट इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी। यानी आउटपुट वोल्टेज की जो रिपल फ्रिक्वेंसी है वो इनपुट वोल्टेज की रिपल फ्रिक्वेंसी के इक्वली है यहाँ पर। और अगर आप एक पल्स की विड्थ देखें तो पल्स की विड्थ आपको कितनी मिल रही है, दैट इज द पाई। सो सिंगल पल्स कन्वर्टर के अंदर द पल्स विड्थ इज इक्वलेंट टू द पाई एंड द रिपल फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज सेम एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज। सो पल्स विड्थ इज इक्वलेंट टू पाई ओनली। क्लियर? अब हम आते हैं 2 पल्स रेक्टिफायर के अंदर। 2 पल्स रेक्टिफायर के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर आपको 2 पल्स मिलती हैं आउटपुट के ऊपर। तो डायरेक्ट मैं आउटपुट वोल्टेज की पल्स बना देता हूं। तो देखिए इनपुट वोल्टेज की पल्स तो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहां पर आपको आउटपुट वोल्टेज के अंदर इसके टाइम पीरियड के अंदर आपको 2 पल्सेस मिलेंगे, यानी 2 पल्स आपको मिल जाएगी। इस तरह की पल्स आपको मिलेगी, 1 पल्स एंड सेकंड पल्स। अब अगर आप इसके अंदर यह फाइंड आउट करके देखें कि इसका टाइम पीरियड क्या है, यानी कितने टाइम के बाद वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट कर रहा है। इस टाइम के बाद वेवफॉर्म ने वापस से आपको रिपीट करने को नजर आ रही है, यानी यहां पर अगर आप निकालेंगे तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया, द टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट वोल्टेज। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अब अगर आप यहां पर कंपेयर करें, ये विड्थ है आपकी पाई और ये है 2 पाई। ठीक है, देखिए ये मेरा इनपुट वोल्टेज है, ये पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल मिलाकर आपको टाइम पीरियड मिल रहा है, यानी यहां पर 2 पाई इज इक्वलेंट टू द टाइम पीरियड।
बट आउटपुट वोल्टेज की पल्स के अंदर जब आप आउटपुट वोल्टेज की पल्स निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड खाली पाई के इक्वलेंट है, इसका मतलब ये हाफ हो गया है। अगर आप यहां पर देखें तो जो टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट वोल्टेज है, इट इज द हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सप्लाई वोल्टेज। और टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। यानी आउटपुट वोल्टेज की जो रिपल फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स हो गया यहां पर। क्लियर? अब अगेन देखिए, पल्स की विड्थ इज अगेन द पाई हियर। सिंगल पल्स में भी पल्स की विड्थ पाई थी और यहां पर भी पल्स की विड्थ पाई ही है। तो अगर आप पल्स की विड्थ पर आएंगे, पल्स विड्थ इट इज इक्वलेंट टू पाई ओनली। पल्स की विड्थ अभी भी पाई की पाई है। बट सप्लाई वोल्टेज की एक साइकिल के अंदर आपको आउटपुट वोल्टेज में 2 पल्स यहां पर नजर आ रही है। अब हम आते हैं 3 पल्स कन्वर्टर क्या होता है। तो 3 पल्स कन्वर्टर का मतलब होता है एक सप्लाई साइकिल के अंदर यानी 2 पाई टाइम के अंदर आपको 3 पल्सेस मिलनी चाहिए आउटपुट वोल्टेज के अंदर। इसका वेव फॉर्म मैं ड्रॉ कर रहा हूं, खाली आउटपुट वोल्टेज का, सप्लाई वोल्टेज का वेव फॉर्म सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सप्लाई वोल्टेज का वेव फॉर्म आपको सेम मिलता है। इस तरह की पल्स आपको मिलेगी 1 2 3। ये आपका आ गया 2 पाई। 2 पाई क्या है, द वन साइकिल ऑफ सप्लाई वोल्टेज। उसके अंदर आपको 3 पल्सेस मिल रही हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द 3 पल्स रेक्टिफायर। इट इज कॉल्ड द 3 पल्स रेक्टिफायर। अगर आप इसका टाइम पीरियड निकालें तो इसका टाइम पीरियड आपको कितना दिख रहा है, कितने टाइम के बाद वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट कर रही है। इस टाइम के बाद आपको बिल्कुल सेम वेवफॉर्म मिल रही है वापस से, यानी ये इसका हो गया टाइम पीरियड। अब आप इसका टाइम पीरियड अगर आप निकालें तो टाइम पीरियड मिल रहेगा आपको 2 पाई डिवाइड बाई 3। टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 3, बिकॉज ये टोटल है 2 पाई, इसको आपने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। जबकि सप्लाई का टाइम पीरियड था आपका 2 पाई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आउटपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड सप्लाई के टाइम पीरियड का 1/3 हो गया है। इट इज ए 1/3 ऑफ सप्लाई टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का इन्वर्स है अगेन फ्रीक्वेंसी, यानी आउटपुट वोल्टेज की रिपल फ्रीक्वेंसी सप्लाई वोल्टेज की रिपल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स आपको यहां पर मिल रही है। क्लियर? पल्स की विड्थ अगर आप निकालें, ये एक पल्स की विड्थ है, इट इज इक्वल टू द 2 पाई अपॉन 3। सो पल्स विड्थ इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। 3 पल्स कन्वर्टर के अंदर द विड्थ ऑफ 1 पल्स इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई 3 एंड आउटपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इज द 3 टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसी तरह हम लगाते हैं 6 पल्स कन्वर्ट रेक्टिफायर के अंदर। 6 पल्स रेक्टिफायर के अंदर जब आप वेवफॉर्म देखेंगे तो सप्लाई के एक टाइम पीरियड के अंदर आपको 6 पल्सेस मिलेंगी आउटपुट में। यू विल गेट द 6 पल्स इन द आउटपुट। देखिए मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके बता रहा हूं। तो 2 पाई टाइम के अंदर आपको 6 पल्स मिलेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा सप्लाई का टाइम पीरियड था 2 पाई। अगर आप आउटपुट का टाइम पीरियड देखें तो ये आउटपुट का टाइम पीरियड आपको इतना मिल रहा है। इसके बाद पल्स अपने आप को रिपीट कर रही है। कितना हो जाएगा ये, 2 पाई डिवाइड बाई 6। सो आउटपुट का टाइम पीरियड अब यहां पर 2 पाई बाई 6 हो गया है। सो इट इज द टी नॉट इज नथिंग बट द 2 पाई डिवाइड बाई 6। 2 पाई सप्लाई का टाइम पीरियड है, यानी हम यहां पर कह सकते हैं द टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज 1/6 टाइम्स ऑफ सप्लाई टाइम पीरियड। क्लियर है? और टाइम पीरियड का इन्वर्स अगेन आता है फ्रीक्वेंसी, यानी आउटपुट वोल्टेज की रिपल फ्रीक्वेंसी सप्लाई वोल्टेज की रिपल फ्रीक्वेंसी का 6 टाइम हो जाएगी। पल्स विड्थ के ऊपर अगर हम लोग आए, पल्स विड्थ, एक पल्स की विड्थ अगर आप मेजर करें तो एक सिंगल पल्स है,
कितने के इक्वलेंट है? 2π/6। सो पल्स की विड्थ आ गई है 2π/6। देखिए 6 पल्स के बाद 12 पल्स हो सकता है, इस तरह मल्टीपल्स कन्वर्टर हो सकते हैं। तो सप्लाई की एक टाइम पीरियड के अंदर आउटपुट वोल्टेज में आपको कितनी पल्सेस मिल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। 1 पल्स कन्वर्टर, 1 पल्स रेक्टिफायर, 2 पल्स रेक्टिफायर, 3 पल्स रेक्टिफायर और एनी मल्टीपल पल्स रेक्टिफायर। तो देखिए जो मैंने आपको टाइम पीरियड निकाल के बताया, इस तरह का क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर मल्टी पल्स इन्वर्टर, मल्टीपल रेक्टिफायर, सॉरी, मैंने मान लिया कि m एक जनरल नंबर ऑफ पल्सेज है, तो मल्टी पल्स रेक्टिफायर के अंदर आउटपुट वोल्टेज की रिपल फ्रिक्वेंसी m टाइम्स हो जाती है सप्लाई पल्स की रिपल फ्रिक्वेंसी का। जैसे हमने अभी 6 पल्स में देखा, ये m की वैल्यू 6 थी, 3 पल्स में m की वैल्यू 3 थी, 2 पल्स में m की वैल्यू 2 थी। सिमिलरली अगर हम लोग पल्स विड्थ यहाँ पर काउंट करें, मेजर करें पल्स विड्थ, तो पल्स विड्थ हमारे आ रहा था 2π/m। ये खाली m इक्वलेंट टू 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पल्स की विड्थ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2π आती है। लेकिन हमने देखा था कि 1 पल्स रेक्टिफायर के अंदर पल्स की विड्थ 2π नहीं होकर पाई थी। तो जब m की वैल्यू 1 हो उस टाइम पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर पल्स की विड्थ खाली पाई होती है और बाकी सबके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्लियर है? तो हमारा क्लासिफिकेशन पार्ट कंप्लीट हो गया कि हम लोग कैसे रेक्टिफायर को क्लासीफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ आउटपुट पल्स के अकॉर्डिंग, या फिर कौन सी डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए किसी भी रेक्टिफायर को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें स्टडी करना होगा द परफॉर्मेंस पैरामीटर। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? परफॉर्मेंस पैरामीटर हम लोग रेक्टिफायर का क्यों निकालना चाहते हैं? कि कोई भी सिस्टम हो, अगर हमें 2-3 सिस्टम हमारे पास में है और हम इस सिस्टम को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, सपोज करिए मेरे पास 2 फैन है और दोनों अच्छी स्पीड के ऊपर रन करते हैं। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों फैन में कौन सा फैन ज़्यादा फास्ट चलता है, तो एक पैरामीटर चाहिए जिस पैरामीटर को आप कंपेयर करके ये फाइंड आउट कर पाओगे कि इन दोनों फैन में से कौन सा फैन ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ पर एक पैरामीटर है स्पीड। जैसे फैन के अंदर हम स्पीड मेजर करते हैं आरपीएम के अंदर, रोटेशन पर मिनट के अंदर। एक फैन का आरपीएम 1400 आरपीएम है, सेकंड फैन का आरपीएम है 1500 आरपीएम। इसका मतलब जो 1500 आरपीएम वाला फैन है वो 1400 आरपीएम वाले फैन से ज़्यादा फास्ट चलता है। तो जब तक आपके पास में पैरामीटर नहीं हो कंपेयर करने के लिए, तब तक हम लोग सिस्टम को कंपेयर नहीं कर सकते। तो किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर चाहिए। इसका मतलब अगर हमारे पास में बहुत सारे रेक्टिफायर हैं और हमें इसकी परफॉर्मेंस को जज करना है कि सिंगल फेज का हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में अगर आपका 3 फेज का हाफ वेव रेक्टिफायर या 3 फेज का फुल वेव रेक्टिफायर अच्छा है या नहीं है, तो उसके लिए हमें जज करना होता है परफॉर्मेंस पैरामीटर। हमें परफॉर्मेंस पैरामीटर देखने होंगे। तो परफॉर्मेंस पैरामीटर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको जज करने के लिए पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, रेक्टिफायर को मैंने एक ब्लॉक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया। इनपुट हम लोग क्या लगा रहे हैं? एसी इनपुट लगा रहे हैं। अब ये इनपुट वोल्टेज होता है या करंट होता है? जो भी आपका सप्लाई आती है वो आपकी वोल्टेज है। जब आप लोड लगा देते हो तब करंट फ्लो ना स्टार्ट होता है। तो मैंने मान लिया कि मेरे को जो सप्लाई मिल रही है ये परफेक्टली एसी है, यानी ये परफेक्टली साइनोसोडियल नेचर की है। तो जो वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो प्योर साइनोसोडियल है। इसका मतलब उसमें किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन नहीं है। तो इनपुट वोल्टेज प्योर साइनोसोडियल हो गया। इनपुट वोल्टेज इट इज ए प्योर एसी और प्योर साइनोसोडियल। क्लियर?
क्योंकि ये हमारा सप्लाई का वोल्टेज है। लेकिन इवन इफ आपका वोल्टेज प्योर साइनोसोडियल हो, जब आप कभी भी रेक्टिफायर को स्टडी करेंगे तो उसकी वेवफॉर्म से आपको पता लगेगा कि इनपुट वोल्टेज साइनोसोडियल होने के बावजूद भी जो करंट है, सप्लाई का करंट, वो नॉन साइनोसोडियल हो जाता है। और नॉन साइनोसोडियल का मतलब क्या है कि इसकी ये प्योर एसी नहीं रहा, यानी इसके अंदर कुछ डिस्टॉर्शन आ गया है। तो कोई भी अनवांटेड कंपोनेंट जो एसी साइड में होता है, इट इज कॉल्ड द हार्मोनिक। सो इट इज कॉल्ड द इनपुट करंट इज बिकम नॉन साइनोसोडियल इन नेचर, यानी इसके अंदर साइनोसोडियल कंपोनेंट होगा जो होना चाहिए, प्लस कुछ अनवांटेड कंपोनेंट भी यहां पर आ गया, इट इज कॉल्ड द हार्मोनिक। इट इज कॉल्ड हार्मोनिक। क्लियर है? इट इज बिकम हार्मोनिक। जब भी आप इसको स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो परफेक्टली डीसी नहीं होता, जैसे आपको बैटरी से मिलता है एकदम प्योर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का डीसी। ये हमेशा पल्सेटिंग नेचर का डीसी आता है। इसका मतलब ये डीसी आपका प्योर नहीं है, इसमें कुछ अनवांटेड कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। सो अनवांटेड कंपोनेंट प्रेजेंट इन द डीसी इज कॉल्ड द रिपल, यानी यहाँ पर प्योर डीसी कंपोनेंट के साथ में कुछ अनवांटेड रिपल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। जब आप आउटपुट वोल्टेज पे आएंगे, आउटपुट वोल्टेज पे जब मैं आ रहा हूं तो यहां पर डीसी कंपोनेंट तो है, बट इसके साथ साथ में कुछ अनवांटेड रिपल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करता है, प्लस रिपल कंपोनेंट। सिमिलरली जब आप लोड के अक्रॉस या आउटपुट पे जब करंट को देखोगे तो आउटपुट करंट की वैल्यू प्योर डीसी कंपोनेंट के साथ यहां पर आपको रिपल कंपोनेंट भी मिलेगा, यानी कुछ अनवांटेड कंपोनेंट भी यहां पर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो देखिए, इनपुट साइड का जब परफॉर्मेंस पैरामीटर आपको जज करना है तो आपको देखना होगा कि इनपुट साइड की करंट के अंदर कितना हार्मोनिक कंपोनेंट है। जब आपको आउटपुट साइड के परफॉर्मेंस को जज करना है तो आपको देखना होगा कि आउटपुट वोल्टेज के अंदर या आउटपुट करंट के अंदर कितना रिपल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। इसको देखकर हम लोग बहुत सारे रेक्टिफायर, जो डिफरेंट डिफरेंट रेक्टिफायर हैं, उनकी परफॉर्मेंस को हम लोग आपस में कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ आउटपुट पैरामीटर के अंदर। तो सपोज करिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिलती है ये प्योर डीसी नहीं है, बल्कि ये पल्सेटिंग नेचर की डीसी होती है। ठीक है, ये एक पल्सेटिंग नेचर का डीसी है। जैसे मैं आपको एक सिंगल फेज फुल कन्वर्टर का आउटपुट ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अगर आप सिंगल फेज फुल कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज देखते हैं, इस तरह का आपको मिलेगा। ये पल्सेटिंग नेचर का आउटपुट वोल्टेज आपको मिलता है, यानी ये प्योर जिस तरह आपको बैटरी में मिलता है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का डीसी, ये नहीं है। अब देखिए, जब आप इस वेव फॉर्म को देखें तो पीरियोडिक वेव फॉर्म है। पीरियोडिक वेव फॉर्म का मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद में वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब फोरियर सीरीज ये बोलती है कि अगर कोई भी पीरियोडिक वेव फॉर्म है तो हम किसी भी पीरियोडिक वेव फॉर्म को एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की वेव फॉर्म और बहुत सारी साइनोसोडियल वेव फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास में एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है, इसका मतलब ये वेव फॉर्म बहुत सारी वेव फॉर्म से मिलकर बनी हुई है, उसमें से एक वेव फॉर्म कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होगी और बाकी साइनोसोडियल वेव फॉर्म होंगी। देखिए, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वेव फॉर्म हो सकता है और बहुत सारी साइनोसोडियल वेव फॉर्म हो सकती हैं। यानी ये वाली वेव फॉर्म इसने बहुत सारी वेव फॉर्म से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये फंडामेंटल कंपोनेंट हो गया।
इसके बाद यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट आ जाएगा, क्लियर है। तो फोरियर सीरीज के अकॉर्डिंग ये जो मेरे को वेवफॉर्म मिली है आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर एक ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की वेवफॉर्म है वी नॉट, ये फंडामेंटल कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं Vm1 साइन ओमेगा टी। ये सेकंड हार्मोनिक वोल्टेज है, क्योंकि देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी का 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा Vm2 साइन 2 ओमेगा टी। अभी मैं यहाँ पर फेज एंगल नहीं ले रहा हूँ, खाली इसका मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया। इस तरह ये बहुत सारी वेवफॉर्म से मिलके बना हुआ है, इस तरह की इनफाइनाइट वेवफॉर्म से मिलके बना हुआ है। नो डाउट अगेन ये डिपेंड करता है कि इस वाली वेवफॉर्म में कितनी तरीके की सिमेट्री है, जो आप डिटेल में रीड करते हैं फोरियर सीरीज के अकॉर्डिंग। तो किसी भी पीरियोडिक वेवफॉर्म को एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वेवफॉर्म और बहुत सारी साइनोसोडियल वेवफॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आउटपुट के अंदर हमें क्या चाहिए, डीसी चाहिए, बट डीसी के अलावा कुछ अनवांटेड कंपोनेंट भी आपको मिल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रिपल। यानी मेरे को आउटपुट वोल्टेज एकदम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की चाहिए थी, ये वाला आपको चाहिए था, यानी ये आपके लिए डिजायरेबल कंपोनेंट है, दिस इज द डिजायरेबल कंपोनेंट। बट इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अनडिजायरेबल कंपोनेंट भी मिल रहे हैं, Vm1 साइन ओमेगा टी, Vm2 साइन 2 ओमेगा टी, Vm3 साइन 3 ओमेगा टी एंड सो ऑन। तो देखिए जब भी मैं आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म को लिखता हूं यहाँ पर, हम लोग रिपल्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर आप आउटपुट वोल्टेज लिखें वी नॉट टी, यानी किसी भी इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहा हूं, यहाँ पर कैपिटल वी नॉट जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट है, प्लस फंडामेंटल कंपोनेंट Vm1 साइन ओमेगा टी, प्लस Vm2 साइन 2 ओमेगा टी, प्लस Vm3 साइन 3 ओमेगा टी, एंड सो ऑन। क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली अगर प्योर डीसी अगर आपको मिलता तो सिर्फ ये वाली वेवफॉर्म आपको मिलती, बट इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अनवांटेड कंपोनेंट भी मिल रहे हैं। यानी मेरे लिए आउटपुट के ऊपर खाली ये एक डिजायरेबल कंपोनेंट है जो आपको चाहिए, ये आपके लिए डिजायरेबल कंपोनेंट है, और बाकी के जो भी कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं ये आपके लिए अनडिजायरेबल कंपोनेंट है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एसी कंपोनेंट है जो आपको डीसी के अंदर मिल रहे हैं, जबकि डीसी में आपको सिर्फ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड चाहिए, बट बहुत सारे एसी कंपोनेंट आपको मिल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिपल। दीज कंपोनेंट इज कॉल्ड द रिपल कंपोनेंट। तो देखिए हम लोग अब जिस तरह देखते हैं कि अगर आप इसकी आरएमएस वैल्यू निकालें, यानी अगर मैं पूरी की पूरी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करूँ, तो आपको पता होता है किसी भी सीरीज के अंदर एक आरएमएस वैल्यू इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होती है। तो इसकी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर, इसकी आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2, इसकी आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू Vm2 डिवाइड बाय √2 स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है। तो ये आपके लिए डिजायरेबल कंपोनेंट है, और बाकी के जो कंपोनेंट हैं ये सब अनडिजायरेबल कंपोनेंट है, ये रिपल कंपोनेंट है। तो आप इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, वी आर स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर, ये फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू है। आउटपुट के ऊपर जो आपको फंडामेंटल वेवफॉर्म मिल रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू है। ये आउटपुट के ऊपर जो सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट मिल रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू है। इसी तरह आपको थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट, फोर्थ हार्मोनिक कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट आपको मिलते जाएंगे। ये जितने भी कंपोनेंट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ये सब अनवांटेड कंपोनेंट हैं, यानी बेसिकली रिपल कंपोनेंट है। सिर्फ आपको ये चाहिए और ये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये पूरे के पूरे आरएमएस कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू है। यानी अल्टीमेटली
जो भी आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रही है उसकी आरएमएस वैल्यू वी नॉट स्क्वायर प्लस रिपल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू के स्क्वायर के बराबर हो गया। यानी ये सब का सब टर्म ये वी आर स्क्वायर के इक्वलेंट है। एक ओवरऑल रिपल कंपोनेंट जो अनवांटेड कंपोनेंट है उसकी आरएमएस वैल्यू के इक्वलेंट है। जब आपको रिपल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा वी आर स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। यानी किसी भी वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर माइनस उस वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, अगर आप माइनस करके उसका अंडर रूट करोगे तो ये आपको रिपल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। सो इट इज नथिंग बट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द ओवरऑल रिपल कंपोनेंट। दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ रिपल कंपोनेंट। क्लियर? जितने भी अनवांटेड कंपोनेंट यहां पर प्रेजेंट हैं उसकी ये आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द रिपल कंपोनेंट। देखिए अभी मैंने आपको देखा ये आपको ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ये वाला कंपोनेंट आपको नहीं चाहिए, ये आपके लिए अनवांटेड कंपोनेंट है। तो जितना ज़्यादा अनवांटेड कंपोनेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा आपको VOR की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक एक चीज़ को। पहला आता है वोल्टेज रिपल फैक्टर। आउटपुट साइड का पहला पैरामीटर है वोल्टेज रिपल फैक्टर, यानी आउटपुट वोल्टेज में आपको कितना रिपल मिल रहा है। बेसिकली ये कि रेशो है जो बताता है कि आपको कितनी अनवांटेड कंपोनेंट मिल रही है, कितना आपको वांटेड कंपोनेंट चाहिए था, यानी अनडिजायरेबल कंपोनेंट डिवाइड बाय डिजायरेबल कंपोनेंट। तो जब आप वोल्टेज रिपल फैक्टर पे जाओगे तो अनडिजायरेबल कंपोनेंट क्या है यहाँ पर? आरएमएस वैल्यू ऑफ रिपल कंपोनेंट। और डिजायरेबल कंपोनेंट क्या था? आपको क्या चाहिए था? खाली वी नॉट चाहिए था। दिस इज द डिजायरेबल कंपोनेंट। तो यहां पर जब इसको आप वी नॉट से डिवाइड करोगे, वी नॉट यानी ये अनडिजायरेबल कंपोनेंट है आउटपुट के ऊपर, और ये वाला कंपोनेंट आपके लिए डिजायरेबल कंपोनेंट है। जो कंपोनेंट आपको चाहिए था उसका कितना परसेंटेज आपको अनडिजायरेबल कंपोनेंट और मिल रहा है, इट इज कॉल्ड द वोल्टेज रिपल फैक्टर। अब देखिए अगर आप वोल्टेज रिपल फैक्टर यहां पर फाइंड आउट करें, वी आर की वैल्यू अभी हमने यहां पर फाइंड आउट की है अंडर रूट ऑफ VOR स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। VOR स्क्वायर ओवरऑल वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है, वी नॉट उस वोल्टेज की एवरेज वैल्यू है, डिवाइड बाई वी नॉट। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इट इज अगेन इक्वल टू VOR डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर माइनस 1, यानी आरएमएस वैल्यू डिवाइड बाई एवरेज वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या होता है? ये फॉर्म फैक्टर होता है। तो अल्टीमेटली VRF इज बिकम अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1। सो VRF की वैल्यू आ जाएगी द अंडर रूट ऑफ फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1। VRF की वैल्यू जितनी लो हो उतना बेटर होता है। बेटर होने का मतलब आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर अनवांटेड कंपोनेंट की वैल्यू उतनी ही कम है। देखिए अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करें, अगर मैं यहाँ पर प्योर DC और इन दोनों को आपको कंपेयर करके बताता हूँ। सपोज करिए अगर एक प्योर DC है, प्योर DC का मतलब को आपको आउटपुट वोल्टेज के ऊपर VR नहीं मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज के अंदर आपको VR की वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी प्योर DC के अंदर रिपल कंपोनेंट की वैल्यू 0 होगी, और रिपल कंपोनेंट की वैल्यू 0 है तो VRF की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यानी VRF की वैल्यू 0 होना ये आइडियल साइन है। इसका मतलब किसी भी तरह का अनवांटेड कंपोनेंट आपको आउटपुट के ऊपर नहीं मिल रहा, और जितना ज़्यादा VRF आपको मिलता जाएगा इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज उतनी ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, उतनी ही ये DC से बहुत दूर जा रही है। क्लियर है? तो देखिए नेक्स्ट फैक्टर पे हम लोग आते हैं। दूसरा फैक्टर आता है फॉर्म फैक्टर, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो फॉर्म फैक्टर इज नथिंग बट द रेशो ऑफ RMS वैल्यू डिवाइड बाय द एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का जो रेशो होता है इट इज कॉल्ड द फॉर्म फैक्टर। ये आपका फॉर्म फैक्टर है। अब प्योर DC के अंदर का फॉर्म फैक्टर देखें, प्योर DC का मतलब क्या है, यहां पर VR की वैल्यू 0 होती है। अगर VR की वैल्यू 0 है, देखिए अगर मैंने यहां पर VR की वैल्यू 0 पुट की है इसके अंदर, इसका मतलब VOR और V0 की वैल्यू सेम हो गई, यानी RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू की वैल्यू यहां पर सेम हो जाती है। तो यहां पर VOR की वैल्यू V0 के इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो प्योर DC के अंदर फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट पैरामीटर पर आते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर सेम है करंट रिपल फैक्टर, यानी करंट के अंदर कितना अनवांटेड कंपोनेंट है। तो सेम फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल होगा, फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1। बट यहां पर आपको करंट की टर्म में लिखना है, यानी जो करंट के वेवफॉर्म के अंदर फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा, आउटपुट करंट की वेवफॉर्म की RMS वैल्यू। वोल्टेज की जगह आपको क्या लिखना है, करंट लिखना है, यानी करंट की RMS वैल्यू डिवाइड बाई करंट की एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट, आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू अगर आपको निकालनी है, एवरेज वैल्यू का मतलब DC वैल्यू, इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर के अंदर। सपोज करिए V0t ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अगर मैं इसका इंटीग्रल करता हूं एक टाइम पीरियड के अंदर और आप इसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं, इसका मतलब आप आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू, यानी जो DC कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह ये हमें सब पता ही है। नेक्स्ट आता है RMS वैल्यू निकालने का मेथड। आउटपुट की RMS वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी आउटपुट वोल्टेज है, इसका पहले आपको स्क्वायर करना होता है, इसका आप मीन ले लीजिए, इसके बाद आप इसका अंडर रूट कर दीजिए, यह आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट आता है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। जब आप रेक्टिफायर को यूज कर रहे हैं तो उसमें कितना AC कंपोनेंट है, कितना DC कंपोनेंट है। तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है आउटपुट के अंदर कितना कंपोनेंट आपको AC मिल रहा है डिवाइड बाय कितना कंपोनेंट आपको DC मिल रहा है पावर की टर्म के अंदर। क्लियर। सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, DC कंपोनेंट AC कंपोनेंट। DC कंपोनेंट यानी DC वोल्टेज या एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट। AC कंपोनेंट का मतलब है जिसमें AC कंपोनेंट भी इंक्लूडेड हो, यानी ये हो जाएगा VOR RMS वैल्यू, RMS करंट। VOR का मतलब है इसमें DC कंपोनेंट प्लस रिपल कंपोनेंट, यानी AC कंपोनेंट को अगर आपने इंक्लूड कर दिया उसको मिलाकर। अगर रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी हाई है इसका मतलब वो रेक्टिफायर ज़्यादा बेटर रेक्टिफायर है। और लास्ट के अंदर आता है पैरामीटर ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखिए जो हम लोग AC सप्लाई देते हैं रेक्टिफायर को वो हम लोग ट्रांसफार्मर के थ्रू देते हैं, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को आप कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो ये आपको बताता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। इसको हम लोग TUF भी बोलते हैं, TUF। हमारे लिए डिजायरेबल आउटपुट क्या है रेक्टिफायर के अंदर, वो है सिर्फ DC पावर। तो जो DC पावर है यानी V0 इंटू I0 डिवाइड बाई द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, और ध्यान रखिए ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो वोल्ट एम्पियर में होती है, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। चाहे आप इनपुट वोल्ट एम्पियर लीजिए चाहे आप आउटपुट वोल्ट एम्पियर लीजिए, ये सेम है। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग, किसी पर्टिकुलर रेटिंग का ट्रांसफार्मर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कितना आउटपुट मिल रहा है ये आपको बताता है TUF, यानी आपने ट्रांसफार्मर की रेटिंग को कितना यूटिलाइज कर लिया है। तो जितने भी पैरामीटर मैंने अभी आपको बताएं वो खाली आउटपुट साइड के पैरामीटर थे, इसी तरह हमें इनपुट साइड के पैरामीटर भी निकालने होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।